नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इग्नू पेयर पे। मैं केएस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस 2020 के पेपर का एनालिसिस चल रहा है और 2023 का, 22 का और साथ में 2021 का पेपर का एनालिसिस पहले ही पूरा हो चुका है। इसमें भी 118 सवाल हम लोग कर चुके थे। तो अब 119वां सवाल आज का है, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। देखिए, पहला सवाल आज की क्लास का है आपके सामने, इसको आप ध्यान से देखिए और पढ़िए कि देखिए इस तरह के सवाल भी यूपीपीसीएस पूछता है आपसे। इसको ध्यान रखिए। अभी अपने पास जो भी समय बचा है उसको हमें यूटिलाइज करना है और सबसे ज्यादा फोकस आपके प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के साथ साथ आपके करंट अफेयर पे देना है, और दोनों यहाँ पे चल रहे हैं। मैं पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहला सवाल है कि कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार कोई मालवाहक जहाज था जो कंटेनर शिप था, वो जुलाई 2020 में रवाना हुआ था और बांग्लादेश के निम्नलिखित किस बंदरगाह से होकर भेजा गया था। अब आप एक चीज देखो किस तरह से सवाल पूछ रहा है वो। पहली चीज, कोलकाता बंदरगाह से रवाना हुआ था। कोलकाता बंदरगाह का मतलब है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से रवाना हुआ है, कहाँ के लिए? अगरतला त्रिपुरा के लिए रवाना हुआ है। लेकिन वो किस पोर्ट से होकर गया है? मतलब इस तरह के सवाल यूपीपीसीएस पूछ लेता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सवालों को बहुत अच्छे से ध्यान से रखिए। और बहुत सारे शिप ऐसे भी रहे, कंटेनर शिप भी और साथ में जो सहायता के लिए शिप भेजे गए हैं वो भी। तो उन सभी को इस बार याद रखिएगा अच्छे से। आप ध्यान से देखिए और समझिए। पहला दिया है बेनापोल पोर्ट, दूसरा है आपका मलोटी, पैरा और चट्टोग्राम। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, मैं आपको बताता हूं। देखो, इसमें डेट भी दी हुई है आपके सामने, आपको कुछ जुलाई 2020। ये कब है? 16 जुलाई। तो 16 जुलाई 2020 को जो है एक पोर्ट है जो कंटेनर शिप है, जो पहली बार अगरतला के भेजा गया, वो कहां से? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता से। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता से रवाना हुआ। और रवाना होते हुए जब ये गया है तो कहां से? चट्टोगाम या चटगांव जो हम बोलते हैं जिस बंदरगाह को, उस बंदरगाह से हुआ। तो ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली में लाइफ टाइम उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया गया? देखिए, ये जो लाइफ टाइम उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार है, लाइफ टाइम एक्सेलेंस अवार्ड, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा दिया जाता था उसके बारे में पूछा गया है। तो ये 2020 का है। हमें देखना है कि 2022 के लिए क्या हुआ। 2023 के लिए हमें इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि इन पुरस्कारों को मर्ज कर दिया गया है। किसमें कर दिया गया है? अब कर दिया गया है जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की गई। तो इन पुरस्कारों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में शामिल कर दिया गया है। तो एक चीज ध्यान देना, ये आपकी ड्यूटी है। मैं आपको बता रहा हूं कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आप जाके यहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं और इस बार इसको उसमें शामिल कर दिया गया है, इसलिए पूछे जाने की संभावना भी है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का एक फाउंडेशन डे होता है। ठीक है, फाउंडेशन डे मनाया जाता है 27 जुलाई को। 27 जुलाई को। तो फाउंडेशन डे वाले दिन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, इसका जो फाउंडेशन डे है, तो इस दिन जो है क्या किया गया, इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। 2020 के लिए अगर मैं कहूं इसमें कि अर्थ एंड साइंस में लाइफ टाइम एक्सेलेंस अवार्ड किसको दिया गया था, तो अशोक साहनी को दिया गया। लेकिन हमें यह भी देखना है कि आखिरकार 2022 में किसको दिया गया था। ठीक है, मुझे लग रहा है टेक्स्ट हाइड हो रहा है, इसलिए मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए छुपा लेता हूं। अब आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए, एक्चुअल में जो ये अवार्ड है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है, किसमें? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस। अर्थ सिस्टम साइंस में जिसकी भी आउटस्टैंडिंग कोई कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए दिया जाता है। और हर साल कब दिया जाता है? 27 जुलाई को, जिस दिन फाउंडेशन डे होता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का। 2022 के लिए ये पुरस्कार किसको दिया गया है? डॉक्टर हर्ष कुमार गुप्ता। तो हर्ष के गुप्ता, डॉक्टर हर्ष के गुप्ता को याद रखिएगा। और जब 2020 के लिए बात करते हैं तो अभी जैसे मैंने बताया प्रोफेसर अशोक साहनी को दिया गया। तो उस सवाल का जवाब प्रोफेसर अशोक साहनी है। ये 2022 का है, इसको डॉक्टर हर्ष के गुप्ता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अब पुरस्कारों को नेशनल साइंस अवार्ड से मर्ज कर दिया गया है। तो नेशनल साइंस अवार्ड में को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक, नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में सतत विकास लक्ष्य, देखो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और इस पर मैंने पूरी क्लास ली है।
पूरी क्लास लगभग 45 मिनट की लिए है, जिसमें मैंने पूरा एसडीजी इंडेक्स पढ़ाया हुआ है बाई नीति आयोग जो जारी किया जाता है। उसमें सारी स्टेट का एनालिसिस और सारे सस्टेनेबल गोल जो 16 आउट ऑफ 17 उन सभी का पूरा अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है। उस क्लास को देखिए और बार बार देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जब हम लोग 2022 का कर रहे थे तब भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, और 2020 में कर रहे हैं तब भी ये क्वेश्चन आया है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जो सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा की गई है 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के हिसाब से, तो उसमें उत्तर प्रदेश को किसमें वर्गीकृत किया गया है। देखो, जब 2019-20 की बात थी तब उत्तर प्रदेश किसमें था, आकांक्षी में। लेकिन अभी हमको देखना है कि वर्तमान में क्या है। ठीक है, वर्तमान में अगर हम बात करते हैं 2023-24 का इंडेक्स 2023-24, तो इसमें फ्रंट रनर अप में उत्तर प्रदेश को रखा गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यूपी को फ्रंट रनर अप में रखा गया है, और फ्रंट रनर अप कैटेगरी में इसकी 11th पोजीशन है। 11th पोजीशन है। ओवरऑल की बात करता हूं तो देख लो, देखो 2018 की जब हम बात करते हैं तो 57 रैंक था जब ये शुरू हुआ था। इंडिया की बात कर रही है, किसकी, इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। 2019-20 में एसडीजी इंडेक्स में भारत ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, 60 हुआ, और 2021-20 में 20-21 में 66। इसके बाद 2021-22 का जारी, 22-21 का जारी नहीं हुआ है, 2023-24 का जारी हुआ है, उसमें 71 रैंक है। तो अभी वर्तमान में भारत की कितनी रैंक है, 71। और अगर उसी में उत्तर प्रदेश की रैंक की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की रैंक है 67। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश की रैंक है, दिख रहा है आपको, ठीक है, 67 रैंक, ये उत्तर प्रदेश की 67 रैंक है, देख लीजिएगा। ठीक, और सबसे टॉप की अगर मैं बात करता हूं तो उत्तराखंड और केरला ने टॉप परफॉर्मेंस दी है। सेकंड पे आपके तमिलनाडु है, और थर्ड पे आपके हिमाचल प्रदेश और पंजाब है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आइए इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, मैंने सब पूरा एनालिसिस किया हुआ है इसमें, हर एक स्टेट का और हर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर कैटेगरी में रखा गया। आपको इसके बारे में बताना है। टेक्स्ट हाइड हो रहा है यहाँ भी मुझसे, इसलिए मैं हाइड करता हूं अपने आप को। देखिए, ध्यान से देखिए, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में कमेंट में आप बताइए कि आयुष्मान भारत योजना कब जो है लागू की गई है, और इसमें कुछ नया अपडेट भी है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, उसको आप याद रखिएगा। यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, पहला सवाल है। दूसरा है, इस योजना में होने वाले व्यय को केंद्र और राज्य 60:40 के रेशियो में वहन करते हैं। अब आपको बताना है इसमें से केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों कथन सही है, दोनों गलत है। आप इसके बारे में फटाफट जवाब दीजिए, और साथ में ये जरूर बताइए कि आखिरकार आयुष्मान योजना शुरू कब हुई थी। देखिए, अगर मैं आयुष्मान योजना की आपसे बात करता हूँ, देखिए पेज नहीं इसलिए यही बता दे रहा हूँ। तो आयुष्मान योजना की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है आपकी 21 मार्च 2018 को ये योजना शुरू की जाती है, और 21 मार्च 2018 को शुरू की जाती है। अगर बात करें अब तक तो लगभग 10.74 परिवार जो है, करोड़ की बात हो रही है, करोड़ परिवार इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके साथ एक चीज और ध्यान देना, इसमें क्या होता है, प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा नहीं भाई, प्रति परिवार, क्या, प्रति परिवार, ना कि प्रति फैमिली, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें दिया हुआ है कि प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, भाई प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार प्रदान करती है। और साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके तहत जैसे परिवार का एक बनता था, ठीक है, परिवार का एक कार्ड बन जाता है, उसमें 5 लाख रुपए तक उस पूरे परिवार में किसी का भी इलाज, चाहे आप सिंगल का करवा लो चाहे 2 का करवा लो, सबका जो है प्रति परिवार जो है 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। इसका जो खर्च है वो 60:40 के रेशियो में जो है केंद्र और राज्य वहन करते हैं। ये बात एकदम सही है। इसमें अगर देखें तो दूसरा कथन आपका एकदम सही हो जाएगा, लेकिन इसमें एक नया अपडेट क्या है, नया अपडेट जानते हो क्या है, इसको आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में 11 सितंबर 2024 की बात है, 11 सितंबर 2024, इसमें क्या किया गया है, इस योजना का विस्तार किया गया है। और विस्तार में ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ समय बढ़ाया गया है, इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए है क्योंकि अभी तक क्या था, 70 साल से ज्यादा लोग उम्र के लोगों को नहीं किया जाता था, बट अब क्या है, 70 साल या उससे ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं उनको कवर कर दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान रखिएगा, बुजुर्गों को इस योजना में कवर कर दिया गया।
ये इस बार का, ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है, कवर कर दिया गया, ध्यान रखना। और एक कोई राज्य है जिसने इसी योजना के तहत मिलने वाले लाभ को बढ़ा के 10 लाख किया है, कौन सा राज्य है, इसको आप कमेंट में बताइए, मैं पहले पढ़ा चुका हूं। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपका और है, सपोज दैट इस योजना में जो विस्तार किया गया है, आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए कि राज्य बीमा योजना के धारक भी इसके पात्र हैं, तो आप समझेंगे गलत है। बट इस विस्तार में एक चीज और कर दिया गया है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि जो राज्य बीमा योजना है, ठीक है, राज्य बीमा योजना के धारक भी इसके पात्र हैं विस्तार में, मतलब जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, धारक भी पात्र हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप समझोगे क्या है, जब पहले मिला तो क्यों मिलेगा, और आप गलत करके चले आओगे, लेकिन इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, ये एक सवाल आपके सामने है, हौसला 2018, तो हौसला 2018 ऑर्गेनाइज किया गया था 2018 में, जाहिर सी बात है, तो इसका कौन सा कथन सत्य है, हौसला 2018 का आयोजन, पहली चीज दिया हुआ है कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा किया गया, कहां किया गया, दूसरा है इसमें नई दिल्ली, इसी तरह से ट्रैप बनते हैं, ध्यान रखना, नई दिल्ली में किया गया। दूसरा है यह बच्चों की देख रेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था, आपको बताना है कि आखिरकार इसमें से कौन सा सही है, बच्चों की देख रेख करने वाली संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय उत्सव, भाई जल्दी बताइए, बताइए बताइए फटाफट। देखो, ये इसमें दिए गए दोनों कथन अपने आप में सही हैं, हौसला 2018 का आयोजन किया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, और इसका आयोजन भी दिल्ली में किया गया, और बच्चों की देख रेख करने वाली जो संस्थाएं थी वो इसमें शामिल भी हुई थी, और इसका जो थीम थी इसकी, मान लेते हैं पूछ लिया जाए, तो बच्चों की सुरक्षा इसकी थीम थी, सेफ्टी ऑफ चाइल्ड, बच्चों की सुरक्षा, ठीक है, ये इसकी थीम थी। अब सोच रहे हो हौसला 2019 भी आयोजित हुआ, नहीं, हौसला एक चीज और आपसे आ सकता है, हौसला 2.0, तो अगर ये आता है तो इसको ध्यान रखना कि आप कंफ्यूज ना होना, हौसला 2.0 ये जो है, ये किसकी पहल है, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है, और जुलाई 2024 में इसका आयोजन किया गया है, कहां पे, जेएनके में, ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित, तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो इसमें जो सही सवाल है, सही जवाब है क्या है, सी इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही, पहला स्टेटमेंट है गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर पीरियड ऑफ 2020 टू 30 तक, मतलब राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन, इस पे पहले भी हम लोग एनआईपी पे पढ़ चुके हैं, तो 2020 से 2030 की अवधि के लिए आरंभ किया गया। दूसरा है एनआईपी का मुख्य उद्देश्य है सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना, ठीक है, ध्यान देना। आप बताइए, बताइए फटाफट बताइए, देखिए इसमें से कौन सा सवाल सही है, और जल्दी इसमें जवाब दीजिए। देखो, अगर मैं बात करता हूं कि एनआईपी की, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसकी जो शुरुआत की थी वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसका जो समय है वो कहाँ है, समय इसका था 2020 से लेकर 2000, ठीक है, 2024-25 तक के लिए शुरू किया गया, 2024-25 फाइनेंशियल ईयर, जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है यहां तक इसका समय था, तो ये क्या 2020 से 30 लिखा हुआ है, तो ये आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है सभी को समान ढांचागत सुविधाएं प्रदान करना, इसके अंतर्गत जैसे पोर्ट का डेवलपमेंट है, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट है, और पोर्ट का अच्छा अच्छा डेवलपमेंट हो गया, और इसके अलावा और भी कई तरह के कॉरिडोर का निर्माण करना, जिससे कि यहाँ जो है परिवहन क्षमता को और ज्यादा दुरुस्त बनाया जा सके, और सभी के लिए वो परिवहन क्षमता उपलब्ध हो, तो इस वजह से जो है इसका आर जो है सही होगा, तो ए फाल्स है और आर इसका सही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, देखो अगर इसके बारे में आपसे कभी भी कुछ पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए आप बड़े आराम से इसको याद रख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है।
देखो, अगर मैं ईज ऑफ बिजनेस जो है रिपोर्ट की बात करता हूँ, तो ये विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती थी। अब ये जारी नहीं की जाती है, तो इसलिए अभी भी यही सवाल है, पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो 2020 में, क्योंकि इसमें देश अपने आप में बहुत ज्यादा धांधली कर लेते थे, इसके जो मतलब नॉर्म्स थे उसके हिसाब से, जो इसके स्टैंडर्ड्स थे, तो 2020 में जारी की गई थी और भारत की रैंक जो है 63rd थी। इसके बाद विश्व बैंक ने इसको जारी करना बंद कर दिया है। ठीक है, और इंडिया की जो रैंकिंग थी ईज ऑफ डूइंग की 77 थी 2019 में, उससे सुधार करके 63rd पे भारत आ गया था। तो दोनों कथन अपने आप में सही हैं, और अभी विश्व बैंक द्वारा इसको जारी नहीं किया जाता है, तो दोनों कथन इसके सही हो गए। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये आपको मैच करना है। ठीक है, ये आपको मैच करना है, और मैच करके आप सही सही जवाब दीजिए कि आखिरकार पीएम जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई, पीएम वय वंदन योजना की शुरुआत कब हुई, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई। देखो, आप फटाफट इसका जवाब दो, देखते हैं कौन सही जवाब दे पाता है। जल्दी जल्दी बताओ, बताइए। देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं आपके पीएम जन आरोग्य अभियान की, तो इसकी शुरुआत आपकी होती है 2018। ठीक है, अगर मैं पीएम वय वंदन योजना की बात करता हूं, तो पीएम वय वंदन योजना की शुरुआत आपकी 2017 में हुई। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत आपकी 2016 में हुई, और स्वच्छ भारत अभियान आप सभी जानते हैं कि कहां शुरू हुआ, 2014 में, बाद में रूरल और ग्राम मतलब अर्बन दोनों तरह से। तो इससे क्या होता है, इसका सही जवाब क्या होगा, ये। इस तरह के मैचिंग वाले सवाल आपसे दे देता है, तो योजना कौन सी कब शुरू हुई, और वो ऐसे याद नहीं होती, आप उस योजना के बारे में पढ़ डालो। जैसे पीएम वय वंदन योजना के बारे में पढ़ डालो, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना। देखिए, आपको पीएम जन आरोग्य पता है, पीएम रोजगार प्रोत्साहन पता है, स्वच्छ भारत अभियान पता है। आप कमेंट में मुझे बताइए कि पीएम वय वंदन योजना क्या है। कमेंट में इसके बारे में जवाब दीजिए, किससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्यक्रम निधि। देखो, निधि कार्यक्रम के बारे में पूछा जाता जा रहा है। पहले निधि एक क्लास में आती भी थी, अभी नहीं है, देखो उन्हीं के नाम से आया हुआ है। विद रेफरेंस टू द प्रोग्राम निधि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कार्यक्रम निधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है भाई। द प्रोग्राम ऑफ निधि वाज स्टार्टेड आप फॉर स्टूडेंट्स टू बिगिन स्टार्टअप्स, आपको बताना। दूसरा है कि इसका जो उद्देश्य है वो 20 छात्रों की स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान। ठीक है, फटाफट आप इसका जवाब दीजिए, इसके बारे में कुछ लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, यहीं पे बगल में लिख देता हूं आपके। तो फटाफट बताइए भाई, आखिरकार निधि योजना का संबंध किससे है। देखो, इसका फुल फॉर्म ही है, अगर मैं निधि की बात करूं, एक्चुअली पेज ऐड कर लेना चाहिए था मुझे, तो थोड़ा सा आसान हो जाता। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव, निधि का मतलब नेशनल इनिशिएटिव। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। इनोवेशन इज दैट क्या है, निधि, याद रखिएगा। ठीक है, कि आखिरकार इस निधि योजना का, देखो इसको जो शुरुआत किया गया है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम डीएसटी कहते हैं, तो डीएसटी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसका ध्यान देना, इसका स्टार्टअप के लिए प्रमोशन करना, स्टार्टअप में इनोवेशन को बढ़ावा देना, और साथ ही हर इसके उद्देश्य से हर छात्रों को 20 छात्रों को हर साल चुना जाएगा, और उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे कि वो स्टार्टअप कर सकें, और स्टार्टअप को आगे बढ़ा के इसके बाद लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें दोनों कथन सही हैं, और दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है, याद रखिएगा निधि योजना। कौशल भारत अभियान आपसे पूछा गया है, भाई कौशल भारत अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कौशल भारत अभियान आप लगातार पढ़ते आ रहे हो 2015 से, तो आपको इतना पता होगा, कौशल भारत अभियान की शुरुआत जुलाई 2015 में की थी, प्रधानमंत्री ने की थी क्या। कमेंट में बताइए कहां से की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना। देखो, एक्चुअल में ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली से शुरू की गई थी जुलाई 2015 में कौशल विकास योजना। कहां से, दिल्ली से। इसके लिए बल्कि अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, कौशल विकास मंत्रालय। ठीक, इसके लिए एक अलग से मंत्रालय बना दिया गया है, और इस अभियान का, इसमें बहुत सारे
युवाओं को बहुत सारी चीजों में प्रशिक्षित किया जाता है जिससे कि वो रोजगार प्राप्त कर सके, रोजगार परक शिक्षा प्राप्त कर सके। इसका कतई ये उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही प्रशिक्षित करना है, सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना नहीं, बल्कि अलग अलग विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो इसलिए ये कथन आपका गलत हो जाएगा और पहला कथन आपका सही है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक हाँ ठीक है, हमें लगा सवाल खत्म हो गए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है कि आखिरकार ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब शुरू किया गया है और किसके द्वारा शुरू किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा, इसका आप कमेंट में जो है जवाब दीजिए। देखिए, बात अगर हम करते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की, तो इसकी जो शुरुआत की गई है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की, ये केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, और इसका मुख्य जो उद्देश्य था जब इसकी शुरुआत की गई, तो उद्देश्य क्या था, शहरी प्रदूषण से मुक्त निपटना। जैसे आज की डेट में देखो दिल्ली का प्रदूषण का क्या हाल हो गया, AQI जो है कितना पहुंच गया है, लगभग में मान के चलिए कि यहाँ जो है 400 पार कर गया है कहीं जगहों पर, और लोग दिवाली को और दुनिया भर की चीजों को दोष देते रहते हैं। देखो, तो शहरी प्रदूषण से निपटना इसका उद्देश्य था, और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 10 जनवरी 2019 को, 10 जनवरी 2019, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, अटल नवोन्मेष मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, इसके तहत बहुत सारी अटल टिंकरिंग लैब भी स्थापित की गई हैं, और मैंने इसके बारे में पढ़ाया भी हुआ है। इसमें दिया गया है, जो मैंने आपको नीति आयोग का SDG इंडेक्स पढ़ाया है, उसमें इसके बारे में भी चर्चा की गई है कि कितने इनोवेशन लैब स्थापित की गई हैं और जो है कहाँ कहाँ, तो ये सब सवाल पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? मैंने एक हिसाब देखा जाए तो आपको आंसर बता ही दिया है, बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नीति आयोग की, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की? आपको बताना है आखिरकार किसकी पहल है। ठीक है, ये पहल है नीति आयोग की, और इसके तहत दो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, अटल टिंकरिंग लैब और अटल इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा एक बार आप। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों पे कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? देखो 2020 में पूछा गया था, इस बार भी कुछ इस तरह की चीजें जो होती हैं, तो आप एक बार ध्यान रखिए। और एक चीज और आपसे बता दे रहे हैं, संसद भवन, जो नया संसद भवन है, उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं आप पढ़ लीजिएगा। इसी पर सवाल में मैंने आपको, मतलब इसी क्लास चैनल पे आप जाएंगे तो वीडियो भी मिल जाएगा। मैंने नया संसद भवन का जब इनॉग्रेशन हुआ था उसके बाद में मैंने उस वीडियो पूरा बना के सब चीजें आपको बताया था, तो आप फटाफट देखिए और पढ़िए, बताइए भाई। हम्म, देखो ये कर्नाटक के हुबली में, कर्नाटक के हुबली में अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया था। ठीक है, अब आप इसमें देखिए आगे के जो सवाल हैं, इसका सवाल आपका जवाब खुद ही दीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। बस जो 18 सवाल बचे हैं आई थिंक, ये एक ही क्लास में खत्म करके, और इसके बाद में आपका 2020 का पेपर खत्म हो जाएगा, पूरा PDF आपको दे दिया जाएगा। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन प्रक्षेपित करने वाला पहला अरब राष्ट्र बना? आपको बताना है। जुलाई 2019 की 20 की बात है कि आखिरकार कौन सा अरब देश था जिसने पहला मंगल मिशन प्रक्षेपण किया है? आपको इसके बारे में जवाब देना है, और क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर भी करिए। धन्यवाद।